शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते पढ़ते हम लोग अष्टम भाव को पढ़ रहे थे और अष्टम भाव का वीडियो अधिक लंबा हो जाने की वजह से हमने उसे दो भागों में विभक्त कर दिया। प्रथम भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, तो उस वीडियो को देखने के लिए और उससे पूर्व के जो भी इस श्रृंखला के वीडियो हैं उन सभी को देखने के लिए आप बाई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगती है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए अष्टम भाव के द्वितीय भाग को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, त्रिकोण में गया हो, किसी दुष्ट क्रूर ग्रहों से दृष्ट भी ना हो, पीड़ित भी ना हो, लग्न भी अच्छी स्थिति में हो और कारक सूर्य भी अच्छी स्थिति में हो, तो हम जातक को दीर्घायु कहेंगे। हमको लग्न के साथ साथ चंद्र की स्थिति को भी देखना होगा, चंद्र के साथ साथ अष्टमेश की स्थिति को भी देखना होगा। यदि अष्टमेश केंद्र में बैठा हो तब भी जातक की दीर्घायु कही जाती है। हाँ, वो केंद्र में कहाँ बैठा है, किस प्रकार से उस भाव को नुकसान पहुंचा सकता है, वह हम आगे बात करते हैं। अगर षष्ठेश व्ययेश यानी छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अपने ही भाव में हो, या 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया हो, या छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया हो, अष्टमेश और लग्नेश स्वयं के भाव में ही हो, यानी लग्नेश लग्न में ही हो और अष्टमेश अष्टम में ही हो, तब भी जातक की आयु दीर्घ कही जाती है। एक योग और समझते हैं। यदि लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी और अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी अपने ही भाव में हो और नवांश में भी अपने ही नवांश में हो, अपनी ही राशि में हो और अपने ही नवांश में हो, तब भी हम जातक की आयु को दीर्घायु कह सकते हैं। अल्पायु को मैंने आपको बता ही दिया। यदि लग्नेश कारक अष्टम अष्टमेश कारक पीड़ित हों, कहीं फंसे हुए हों, तो आप जातक को अल्पायु या मध्यायु के लिए भी आप इस प्रकार की परिस्थितियों को देख सकते हैं कि जहां हम जो भी चीजें देख रहे हैं, जैसे हम लग्नेश देख रहे हैं, अष्टमेश देख रहे हैं, लग्न देख रहे हैं, अष्टम देख रहे हैं, यदि इनमें से आप देखते हैं कि 60 से 70% तक की नकारात्मक स्थिति बनती है तो आप अल्पायु कह सकते हैं। यदि वह नकारात्मक स्थिति 40 से 60% के बीच में बनती है तो आप मध्यायु कह सकते हैं, और यदि वह नकारात्मक स्थिति 30% से नीचे बनती है तो आप दीर्घायु में उसे गिनती कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णायु तो 120 साल की होती है और आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से 120 साल बहुत विरले ही लोग जी पाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा वह हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर मुख्य बात यह है कि अष्टम भाव से संबंधित यदि आप आयु या मृत्यु से संबंधित कोई भी फलित करते हैं तो उसके लिए जातक की आयु का एक कैलकुलेशन करने, एक आइडिया ले लें कि उसकी आयु दीर्घायु में है, मध्यायु में है या अल्पायु में है। तत्पश्चात ही आप उसकी मृत्यु संबंधित कोई फलित करने की हिम्मत करें। अन्यथा इस प्रकार के फलित बिना पूरे कैलकुलेशन किए, बिना पूरी गणनाएं किए बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ आपको देखना होगा। और वह हम जब आपको कुंडली के हिसाब से समझाना प्रारंभ करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार हम इस भाव को पढ़ते हैं और इस भाव से संबंधित हम फलित करते हैं, तब आपको और स्पष्टतया समझ में आ जाएगा। अब हम अष्टम या अष्टमेश का विभिन्न भावों से जो संबंध बनता है उस संबंध को समझते हैं। यदि लग्न का अष्टम से संबंध बनता हो
लग्नेश अष्टम में चला जाए तो स्वास्थ्य में हानि होगी, लेकिन आयु में दीर्घता हो जाएगी, क्योंकि इस भाव को फायदा मिलेगा। लग्नेश यानी कि जो कि इस व्यक्ति का स्वामी है, व्यक्तित्व है, वह जिस भाव में चला जाएगा उस भाव के फलों में बढ़ोतरी कर देगा। आयु भाव में चला जाएगा तो आयु में बढ़ोतरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य में गड़बड़ देखते रहेंगे। हाँ, स्वास्थ्य उसका समय से, क्योंकि लग्नेश पीड़ित हो जाएगा। लग्नेश अष्टम में चला गया तो लग्नेश पीड़ित हो गया। हाँ, अष्टम के कारकत्वों में वृद्धि हो गई, यानी आयु में वृद्धि कर दी उसने। आयु को एक सकारात्मक पहलू दे दिया। आयु तो लंबी हो गई लेकिन कष्ट में हो सकती। जब हम द्वितीय भाव से अष्टम भाव के संबंध की बात करते हैं तो यदि अष्टमेश धन भाव में आ जाए या धनेश अष्टम में चला जाए तो धन भाव की हानि हो जाएगी, यानी आपके कुटुंब भाव की हम हानि कहेंगे। लेकिन चूंकि अष्टम भाव पर अगर अष्टमेश धन भाव में आ जाता है तो अष्टम भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि रहेगी तो आयु में बढ़ोतरी कहेंगे। तो हम आयु संबंधित अष्टम भाव से संबंधित फलों की तो बढ़ोतरी ही कहेंगे, क्योंकि यहां पर वह अपने भाव को पावर देगा। लेकिन इन भावों के स्वामी यदि कुंडली में किसी भी घर में चले जाएं तो उस घर की तो हानि कहनी ही कहनी। कहीं वो फायदा करते हैं तो कहां करते हैं वह भी समझ लेंगे। अब अष्टम का तृतीय से संबंध, तो यह अष्टम का अष्टम है, यानी कि आयु भाव का आयु भाव। तो यहां से भी हम आयु भाव की गणना करते हैं, यानी कि आयु की अगर गणना कर रहे हैं तो हम अष्टम के अलावा तृतीय भाव से भी गणना करते हैं। तो यह अष्टम का अष्टम है। अगर इसके साथ इसके संबंध बनते हैं तो हम यह कहेंगे कि आयु की हानि होगी। और अगर छोटे भाई बहनों की बात करें तो छोटे भाई बहनों का यह षष्ठम स्थान है। तो यहां से हम छोटे भाई बहनों के ऋण की बात कर सकते हैं, रोग की बात कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों के शत्रुओं की बात कर सकते हैं। वह षष्ठम भाव यानी कि तृतीय का षष्ठम है। जब हम चतुर्थ भाव से संबंध की बात करते हैं, अष्टम भाव की चतुर्थ भाव से किसी प्रकार का संबंध बन रहा हो, यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाता है तो माता के सुख को हानि कहना चाहिए। यानी माता को हानि कह सकते हैं, माता के स्वास्थ्य को हानि कह सकते हैं और माता की आयु को भी हानि कह सकते हैं। लेकिन यदि हम माता की बात करें तो माता का यह पंचम भाव है, तो यहां से हम माता की रुचियों की बात कर सकते हैं, माता के ज्ञान की बात कर सकते हैं। ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की बात हम इस भाव से कर सकते हैं। लेकिन अष्टम और चतुर्थ का संबंध कहीं ना कहीं चतुर्थ को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, अगर चतुर्थेश अष्टम में चला जाता है अष्टम को फायदा हो जाएगा। लेकिन यहां अगर आता है तो वह कहीं ना कहीं आयु की वृद्धि करता है। तो आपकी आयु की वृद्धि तो हो गई लेकिन माता की आयु में हानि हो सकती है। जब हम पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम का और अष्टम का संबंध यह जातक को बीमे का धन दिलाने वाली बात करता है। यानी जातक बीमे से उपार्जित धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहां संतान को हानि पहुंचाता है, ज्ञान को हानि पहुंचाता है। यानी या तो संतान होगी नहीं, होगी तो कष्ट हो सकते हैं, कई प्रकार की बातें हो सकती हैं अष्टम और पंचम के संबंध में। लेकिन अष्टम और पंचम का संबंध जातक को बहुत से संबंध भी देता है। यानी जातक के जीवन में कई संबंधों की बात की जा सकती है। अवैध संबंधों की बात हम कर रहे हैं तो वह भी हम यहां देख सकते हैं। यदि हम षष्ठम भाव की बात करें तो यह हमारे छोटे मामा मौसी का भाव है। तो छोटे मामा मौसी का यह पराक्रम भाव है, तो उनकी छोटी यात्राएं, पराक्रम, वह सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। लेकिन इन दोनों का संबंध की अगर बात करें तो यह दोनों के लिए अच्छा है। यह विपरीत राजयोग निर्माण करता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में हो, यानी छठे भाव में हो, और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, या दोनों एक दूसरे के भाव में हो, तो यह विपरीत राजयोग बनता है। यहां जातक को विपरीत परिस्थितियों में
राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है, तो यह विपरीत राजयोग बनता है। अगर हम सप्तम भाव से संबंध की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सप्तम भाव से संबंध अष्टम भाव का वैवाहिक जीवन में कष्ट की बात करता है, जीवन साथी को रोग की बात करते हैं। और किन किन बातों में हम जीवन साथी को रोग की बात नहीं करते हैं वह हम पूर्व में समझ चुके हैं सप्तम भाव में। यहां भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, यदि सप्तमेश अष्टम में चला जाए लेकिन अष्टम में उसकी स्वयं की राशि या उच्च राशि हो तब यह बात होगी, या 12वें में चला जाए, छठे में चला जाए, कहीं भी सप्तमेश इन तीनों भावों में कहीं चला जाए, लेकिन वहां यदि उसकी स्वयं की दूसरी राशि है या उच्च का भाव है तो हम जीवन साथी के रोग की बात नहीं करते हैं। अन्यथा जीवन साथी के रोग की बात हम यहां कर सकते हैं। जीवन साथी के रोग के साथ साथ हम तलाक तक की बात कर सकते हैं, मतभेदों की बात कर सकते हैं, यानी हम वैवाहिक जीवन में बहुत प्रकार की समस्याओं को यहां देख सकते हैं। वैसे जीवन साथी का यह धन भाव है, उसकी शारीरिक पीड़ाओं को यहां से देखते हैं तो उसके धन को भी यहीं से देखते हैं। आपके जीवन साथी का यह धन भाव है तो यहां से आप जीवन साथी का धन देख सकते हैं, उसके द्वारा संचित धन होगा नहीं होगा, इस प्रकार की बातों को आप यहां से समझ सकते हैं। और जब हम भाग्य भाव की बात करते हैं तो अष्टमेश और नवमेश यानी अष्टम और नवम, यदि इनका आपस में संबंध बनता है, किसी प्रकार का संबंध बनता है तो भाग्य की हानि होती है। यानी अष्टमेश यदि भाग्य भाव में चला गया तो भाग्य की हानि है। हाँ, अष्टम के लिए तो अच्छा हो गया, आयु में वृद्धि हो गई, लेकिन भाग्य की हानि हो गई। भाग्येश यदि अष्टम में आ गया तब भी यही परिस्थिति होगी, भाग्य की हानि हो गई, अष्टम की वृद्धि हो गई। लेकिन साथ ही साथ यहां ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति गूढ़ ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यहां हम व्यक्ति के ज्ञान की बात कर सकते हैं, सकारात्मकता भी यहां देख सकते हैं। गूढ़ ज्ञान, रहस्यात्मक ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान में व्यक्ति अग्रसर हो जाता है। और पिता का यह व्यय भाव है तो हम यहां से पिता की हानि देख सकते हैं, उसकी बीमारी देख सकते हैं, उनका हॉस्पिटलाइजेशन देख सकते हैं। और जब हम दशम भाव से बात करते हैं, दशम भाव से यदि संबंध हो तो जातक को कार्य व्यवसाय में परेशानियां होती हैं। दशमेश अष्टम में आ गया, बार बार नौकरी छूटती है। अष्टमेश दशम में चला गया, कार्यस्थल पर परेशानियां होंगी। यह सामान्य तौर पर आप समझ सकते हैं। अब हम 11वें भाव से इसका संबंध देखते हैं तो यह लाभ भाव है, आय भाव है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? क्या आय में हानि होगी? नहीं, आय में बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन आय के जो संसाधन है वह गलत हो सकते हैं। हाँ, आयु में वृद्धि होगी। अगर अष्टमेश 11वें भाव में चला गया, अष्टमेश की वृद्धि हो गई, अष्टम की वृद्धि हो गई, आयु में वृद्धि हो गई, लेकिन लाभ गलत तरीकों से कमाने वाले हो सकते हैं। हाँ, लाभ में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, अष्टमेश का वहां जाना हो सकता है नुकसानदेह, लेकिन कम से कम लाभ के मामले में आप कह सकते हैं कि गलत तरीके से कमाया गया धन व्यक्ति ले सकता है। अब समझते हैं अष्टम भाव का व्यय भाव से संबंध। अब यदि अष्टम और व्यय भाव का आपस में संबंध बनता हो तो सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि यह विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता है। यानी कि दुख स्थान का स्वामी दुख स्थान में गया तो यह विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात इन दोनों का संबंध जातक के जीवन में गहन, गूढ़, रहस्यात्मक जो ज्ञान होते हैं उनमें सफलता देने वाला होता है, और ज्योतिष संबंधी ज्ञान में सफलता देने वाला होता है। यह बहुत विशेष तरीके की योग होते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि अष्टम का स्वामी जहां जाएगा वहां नुकसान करेगा। अब अष्टम का स्वामी अगर व्यय में जाएगा तो क्या नुकसान करेगा? व्यय की हानि करेगा, यानी कि व्यय कम हो जाएंगे, यही समझेंगे आप। लेकिन यहां हमको अलग तरीके से समझना है चीजों को। यह हमारे अष्टम भाव का विश्लेषण था और इसमें हमने भरपूर कोशिश की कि हम सभी सूत्रों को शामिल करें, लेकिन संभव नहीं होता। अष्टम भाव से संबंधित सूत्रों की अगर हम बात करें तो यह सूत्र हजारों की संख्या में होते हैं, तो यह संभव नहीं है कि 1, 2, 3, 4 वीडियो में केवल एक भाव में वो हम समझा सकें। तो
हम यहाँ विशेष तौर पे जो सूत्र होते हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। तो वह हमने आप सबके समक्ष रख दिए हैं। उम्मीद है कि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा होगा, और यदि आपको यह विश्लेषण, यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब इसके बाद हम लोग नक्षत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को समझना प्रारंभ करेंगे। यानी कि अगले वीडियो में हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को समझेंगे, उसके साथ जुड़े हुए जो पहलू हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको समझते हुए नक्षत्र को विश्लेषित करेंगे। तत्पश्चात द्वितीय और तृतीय वीडियो में हमेशा की तरह हम जातकों को विश्लेषित करते हुए और तृतीय वीडियो में चरणानुसार विश्लेषित करते हुए पूर्वाषाढ़ा को पूर्ण करेंगे। तो अगले वीडियो में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।